हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद बनवाल है और पाठशाला एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जैसे देख रहे हैं कि हमने आपके बोर्ड सामने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा है। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में क्या अध्ययन करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम पाठ, जिसमें से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन और पतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धार्मिक जीवन और पतन, ये दोनों पॉइंट पढ़ने के बाद हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता का वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धार्मिक जीवन था उसमें लोगों का क्या मानना था। जिस तरह आज के समय में हम लोग अगर बात करें तो आज के समय में हम लोग कई सारे देवी देवताओं को पूजते हैं। तो क्या इतने प्राचीन समय में 2350 वर्ष पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया था, उस सभ्यता में क्या देवी देवताओं का प्रचलन था या नहीं था, और नहीं था तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन देवताओं को पूजा करते थे या किन किन देवताओं पर उनकी मान्यता थी, या फिर वे लोग धार्मिक जीवन पर क्या विचार रखते थे, इनको आज पढ़ेंगे। साथ साथ में आज हम लोग पतन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है, बाढ़। लेकिन इसके अलावा अन्य ऐसे कारण हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने का मुख्य कारण बाढ़ नहीं था। इसके अलावा अन्य चीजें भी थी जो सिंधु घाटी सभ्यता को पतन होने का साक्ष्य हमको मिलता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन पे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या मान्यता थी। तो ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन पर जब विश्वास करते थे तो ये दो तरह के धार्मिक जीवन पर विश्वास करते थे। एक तरह के धार्मिक जीवन को कहते थे इहलोक, और दूसरा जो उनका धार्मिक जीवन पर विश्वास था उनको ये लोग कहते थे परलोक। अब इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इहलोक और परलोक मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इहलोक मतलब होता है पृथ्वी का देवता, और परलोक मतलब होता है मृत्यु के बाद वो दूसरे स्थान में जा रहा है तो उस जगह का देवता, मतलब कि दूसरे संसार की देवता। ठीक है, जनरली अगर हम लोग बोल रहे तो इहलोक मतलब पृथ्वी देवता और परलोक मतलब दूसरे संसार के देवता। तो इनमें इनका मानना था कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो जब वो जिंदा रहता था तो वो पृथ्वी लोक में रहता था, लेकिन जब वो मर जाते थे तो उनका मानना था कि व्यक्ति जो है वो इस संसार को छोड़ के किसी दूसरे संसार में यात्रा के लिए वो जा रहा है। ठीक है, और वहां भी उनको देवी देवताओं की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो ये लोग वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मानना था। ठीक है, इसमें हमें जनरली किसी भी तरह के देवी देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इसमें हमें कई सारे देवी देवताओं का जानकारी मिलता है जो कि वो पृथ्वी पर पूजते थे। तो सबसे पहले जब इहलोक की बात करें तो इहलोक में किन किन देवी देवताओं की वे लोग पूजा करते थे, इन चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, पशुपति, प्रजापति, स्वास्तिक चिन्ह जो होता है उसका पूजा करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सींग वाला पशु जो था, कुबड़ वाला सांड, उसके बाद अगर हम बात करें तो लिंग एवं योनि की पूजा, योनि। इसके अलावा अगर हम बात करें नाग पूजा,
जल पूजा, अग्नि पूजा, इन सभी चीजों की वे लोग पूजा अर्चना करते थे। ठीक है, तो इतना सारा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है चक्र। तो ये सभी देवी देवताओं को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मानते थे। ठीक है, तो सबसे पहले मूर्ति पूजा समझ में आ रहा है। ये पशुपति क्या है? तो पशुपति, इनकी जब हम आकृति देखते हैं तो एक मनुष्य है जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है आपको? पशुपति के बारे में। पशुपति का जो नाम पड़ा वो किसने दिया? तो सर जॉन मार्शल ने दिया। ये क्या थे? ये पुराने शिव के अवतार थे। ठीक है, पशुपति कौन थे? पुराने शिव के अवतार। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? तो सर जॉन मार्शल ने बताया है कि ये जो पशुपति हैं वो एक ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, और मान के चलिए कि ये कोई व्यक्ति है और ये ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके लेफ्ट, इसके अगल बगल 6 जानवर हैं। ठीक है, कितने जानवर है? 6 जानवर। और वो 6 जानवर कौन कौन सा है? तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पशुपति के सामने में कौन सा जानवर, 2 जानवर बैठे हुए हैं, या फिर राइट साइड में कौन से जानवर हैं और लेफ्ट साइड में कौन से जानवर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें कि जो व्यक्ति है ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, वो उसके राइट साइड में अगर बात करें तो एक तरफ हाथी है, ठीक है, दूसरा तरफ बाघ है, तीसरा तरफ ये 2 हिरन है, ठीक है, और ये भैंस है, और चलिए एक मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, तो इसको छोड़ते हैं। लेकिन ये सभी जैसे मान के चलिए ये 2 जानवर हो गए, और यहाँ 2 हिरन है जो सामने पैर की ओर बैठे हुए हैं, तो 4 जानवर हो गए। एक भैंस है और एक जानवर मुझे याद नहीं आ रहा, तो आपको हम जनरली बता देंगे कि सामने में दूसरा जानवर कौन सा है। ठीक है, तो ये पशुपति जो है, ये पशुपति के पीछे पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन बनाया जाता है कि राइट साइड में, आपके राइट साइड में जो पशुपति भगवान जो बैठे हुए हैं, उनके राइट साइड में किन 2 जानवरों की आकृति पाई गई है, या इसके लेफ्ट साइड में कौन से जानवर की आकृति पाई गई है, या फिर सामने में जो जानवर है वो कौन से 2 जानवर की आकृति पाई गई है। ठीक है, तो ये सभी पशुपति के उदाहरण थे। अब अगर हम बात करते हैं स्वास्तिक चिन्ह, जैसे कि आज के समय में भी जब हम लोग घर में एंट्री करते हैं तो जनरली एक इस प्रकार का चिन्ह पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वास्तिक। ठीक है, तो उस समय भी स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रयोग होता था। इसलिए तो जनरली ये लोग क्या मानते थे? धार्मिक चिन्ह मानते थे, और यही धार्मिक चिन्ह को ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक सींग वाले पशु का, ऊपर वाले सांड का, और लिंग एवं योनि, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये लिंग एवं योनि का पूजा क्यों करते थे। तो लिंग एवं योनि का पूजा करने का मुख्य रीजन ये था क्योंकि इनका मानना था कि लिंग एवं योनि के संयोग से ही हमारी उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, इसलिए ये लोग लिंग एवं योनि की पूजा किया करते थे। ठीक है, अब इसके बाद नाग पूजा, जल पूजा, अग्नि पूजा, और एट लास्ट चक्र। तो हम लोग जानते हैं कि चक्र किसका वाहक है? तो विष्णु भगवान का। तो ये लोग चक्र की भी पूजा किया करते थे। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं परलोक के बारे में। ठीक है, कि परलोक में आखिर क्या ये लोग विश्वास रखते थे। तो जब तक व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता में जब कोई व्यक्ति जीवित रहता था तो इन सभी देवी देवताओं को मानता था, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो वो क्या सोचते थे कि ये जो व्यक्ति जो मर रहा है वो इस संसार से छुटकारा पा करके किसी दूसरे संसार की यात्रा में जा रहा है, और वहां पर भी किसी न किसी भगवान को मानते
होंगे, इसलिए उसको जब दफनाया जाता था या फिर जब उसका दाह संस्कार किया जाता था तो वो उसके पूरे सामान के साथ उसको दफनाया जाता था। ठीक है, जैसे कि उसकी जरूरत के सामान जो भी रहे होंगे, जैसे कि कहीं कहीं हमें कुत्ता का शव देखने को मिला, मालिक के साथ कुत्ता का, या फिर उसकी जरूरत के सामान का, तो वो किस लिए दफनाते थे? क्योंकि उनका मानना था कि जो व्यक्ति इस यात्रा को छोड़ करके किसी दूसरे यात्रा में जा रहा है, उन जगह पे उनको इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए व्यक्ति को सामान सहित दफनाया जाता। ठीक है, तो ऐसा मानना था किनका? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम समझते हैं कि धार्मिक जीवन तो आपको पूर्णतः समझ में आ गया था। अब हम समझते हैं कि इसके आगे पतन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा पहला पॉइंट छूटा था ये है बैल। ठीक है, तो यहाँ पे पशुपति में आखिर आपसे पूछा जाएगा तो क्या क्या है? तो हाथी है, बाघ है, भैंसा है, बैल है और हिरन। ठीक है, ये टोटल 6 जानवर हो गए। तो क्लियर हो गया आपका धार्मिक जीवन। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, पतन की ओर। तो पतन की ओर अगर हम बात करें तो चलिए अब हम पतन की टॉपिक को खत्म करते हैं, और ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट पॉइंट होगा, जिसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता हमारा समाप्त हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पतन होने का मुख्य रीजन अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि सर जॉन मार्शल के द्वारा यह कहा गया था कि मोहनजोदड़ो जो है उसमें 8 बार बाढ़ आया था, और उस बाढ़ के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें कि अचानक से अगर ये सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, तो मोहनजोदड़ो आखिर बसा हुआ तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और इधर भी क्षेत्र बसे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है, ये सभी क्षेत्र है। तो आखिर जो सिंधु नदी में बाढ़ आता होगा तो ये सिर्फ पाट को लेके डूबेगा, ये सिर्फ पाट को लेके डूबेगा, बाकी क्षेत्र तो हमारे अवशेष बचे रहेंगे। लेकिन इन्हीं को माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इसी कारण से हुआ है। लेकिन कुछ कुछ साक्ष्य और भी है जिसपे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाढ़ के अलावा अन्य चीजों से भी इनका पतन हो गया था। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्यों कहते हैं? पढ़ने का कोई रीजन था? तो वो सबसे पहला मुख्य विशेषता था नगरीय विशेषता। ठीक है, कि इतने प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता इतने सुव्यवस्थित तरीके से कैसे बसा हो सकता है? आज के जमाने में जब हम लोग गांव में इतने अच्छे तरीके से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो 2350 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने अच्छे तरीके से व्यवस्था कैसे कर पाए? इसलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं कि वहाँ पे इतना अच्छा तरीका से रोड कैसे बना, नाली कैसा बना, और फिर व्यापार जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो ये सभी हम नगरीय विशेषता को ध्यान में रखते हुए सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आखिर जब सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय विशेषता हम देखें तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि जो रोड था वो चौड़ा चौड़ा रोड था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का रीजन बताया जा रहा है आपको, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों पढ़ते हैं? नगरीय विशेषता, क्योंकि वहाँ सही तरीके से गांव व्यवस्थित था, बगल में रोड था, उत्तम नाली था। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ कि ये जो रोड है इसके अगल बगल घर बने हुए हैं। ठीक है, इसके अगल बगल घर बने हुए हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने लगा तो घर सुव्यवस्थित तरीके से नहीं कि रोड के बगल में बनाया जाएगा, वो घर जहां तहां बनने लगा। ठीक है, अब जब हम इसका नगरीय विशेषता ही जो हम लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, वो अगर ही धीरे धीरे समाप्त होने लगे तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं होगा?
तो पहला कारण क्या बनता है कि जितने सुव्यवस्थित तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता स्थापित किया गया था वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और हुआ क्या कि घर जहां तहां बनने लगे, जिससे कि रोड जो है वो गलियों में परिवर्तन होने लगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला रीजन था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने का। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब घर बना होता था तो घर में जब आप एंट्री करते हैं, मान के चलिए एंट्री द्वार है और यहाँ पे एक दीवार होता था और यहाँ पे आंगन होता था और साइड साइड में रूम हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आगे समय में क्या हुआ कि ये घर का बंटवारा हो गया और आंगन के बीचों बीच एक दरार या दीवार दे दिया गया, जिसके बाद यहाँ भी जो व्यवस्था था वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। ठीक है, जिसके कारण हम यह भी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा था। पहला क्या था कि जहां तहां घर बनने लगे, घरों की बंटवारा होने लगी। तीसरा रीजन अगर देखें तो हम ये समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोग ये पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर बना होता था वो कैसा होता था, ईंटों से बने होते थे। ठीक है, वो भी नए प्रकार के ईंटों से। ठीक है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे क्या होने लगा कि जहां भी घर बनने लगे वहां पे पुराने ईंटों का प्रयोग करने लगे, पुराने ईंट का प्रयोग। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में जब पुराने चीजों का उपयोग होने लगेगा तो आप खुद ही जानते हैं कि वो किधर चलने लगता है, पतन की ओर जाने लगता है। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुराने ईंटों का या फिर जो उनका व्यवस्था था उन व्यवस्था को ध्यान में ना रखते हुए जहां तहां घर बनाने लगे, पुराने ईंटों का उपयोग करने लगे, तो धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता किस ओर जाने लगा, तो पतन की ओर जाने लगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर जो स्थल है वो किस ओर बसा हुआ है, तो सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। हालांकि ये सब पॉइंट उतने ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, उतने ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन सर जॉन मार्शल ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने का मुख्य रीजन ये था कि सिंधु नदी के किनारे अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में जब सिंधु नदी में जब बाढ़ आता था तो बाढ़ आने के कारण वो सभ्यता धीरे धीरे पतन हो गई। लेकिन और भी अगर रीजन हम देखें तो ये कहा जाता है कि जो नदियां थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जिन जिन क्षेत्रों में जो क्षेत्र जिस नदी के किनारे बसा हुआ था वो नदी जब बहता था तो अपने किनारे भाग को काटता था। जब वो बहाव होता था तो मिट्टी को तो काटता है किनारे किनारे, तो जब वो किनारे किनारे काटता था तो बहुत ऐसे इतिहासकारों का कहना है कि नदियां अपने जो मुख्य स्थान है उससे दूसरी तरफ मुड़ने लगे थे। ठीक है, मतलब कि अपना जो स्थान है उसको छोड़ करके दूसरी तरफ बहने लगी थी, जिसके कारण यहाँ के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी और फाइनली वहां के लोग पलायन कर गए और धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने लगा। ठीक है, तो जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं, एक अनुमान से या फिर हम पुरातात्विक माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इन सभी रीजनों में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो वो है सर जॉन मार्शल का रीजन। ठीक है, और सर जॉन मार्शल ने क्या बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने का मुख्य कारण क्या था, तो वो था बाढ़ आना, बाढ़ के कारण। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको लास्ट एक पॉइंट है जिसको हम आपको बताना चाहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसका खोज आज भी जारी है और आज भी चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो चीजें मिल रही है वो पूरे सही तरीके से हमें नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य रीजन है कि जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई करते हैं तो खुदाई करेंगे तो मान के चलिए
कि ये कोई विस्तृत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जब हम किसी क्षेत्र का अगर हम खुदाई करेंगे तो हम एक लंबा खुदाई करेंगे तभी हमें पता चलेगा। समझ में आ रहा है कि जब हम क्षैतिज तरीके से इसका खुदाई करेंगे, जितने दूर तक सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था, अगर हम वहां पे क्षैतिज तरीके से खुदाई करेंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि जब समाज इतना विस्तार था तो यहाँ पर भी व्यक्ति रहा करते होंगे, इनके द्वारा कुछ ना कुछ अवशेष छोड़ा गया होगा, तो वो हमें ज्यादा मिलता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में आज के समय में यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में जनसंख्या डेवलप हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे क्षैतिज खुदाई ना करके लंबवत खुदाई की जा रही है। ठीक है, लंबवत खुदाई के कारण क्या हो रहा है कि लंबवत खुदाई के कारण जो हमें चीजें सीधे में मिलती जा रही है, उसी से जो अवशेष प्राप्त हो रहा है उसी से हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम क्षैतिज खुदाई करते तो शायद हमें इससे ज्यादा अवशेष देखने को मिलता, लेकिन लंबवत खुदाई के कारण हमें पूर्णतः जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन फाइनली जो हमारा पतन है वो किस पे आके रुकता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने का मुख्य कारण क्या है, बाढ़ आना। ये आपका वन लाइनर में सही है, लेकिन अगर आपसे कहीं मेंस में लिखने कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने का मुख्य कारण क्या था, तो आप ये सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा और मेंस में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अब हम अगले चैप्टर में वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे हिस्ट्री के पूरे चैप्टर को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको वो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा जो मेहनत है वो हमें कुछ सफलता की ओर दिखाई दे, जिससे कि हमारे अंदर एक जोश बना रहे, जिससे कि आपको नया नया वीडियो मिलता ही रहेगा। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश हमेशा रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले चैप्टर में हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।